याद है वो परीक्षा से ठीक एक रात पहले का समय। मतलब जब हम अपनी किताबों के सामने बैठकर पूरी की पूरी किताब बस दिमाग में छाप लेने की कोशिश करते थे। अरे हाँ, वो तो हम सबने किया है। पूरी रात रट्टा मारना। बिल्कुल। किसी कक्षा में बैठकर बस बोर्ड की तरफ घूरना, पन्नों के पन्ने नोट्स बनाना और किसी तरह बस चीजों को रट लेना। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरे हैं। लेकिन हम भूल भी तो बहुत जल्दी जाते थे। एग्जैक्टली क्या कभी ये विचार मन में आया है कि वो सारा ज्ञान वास्तव में दिमाग में चिपकता कैसे है? मतलब क्यों ऐसा होता है कि किसी एक शिक्षक की सुनाई हुई कोई कहानी या कोई कॉन्सेप्ट हमें 10 साल बाद भी हूबहू याद रहता है? हाँ, और किसी दूसरे का दिया हुआ पूरा का पूरा लेक्चर लंच ब्रेक तक दिमाग से पूरी तरह गायब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य को हैक करने वाले हैं। हमारे पास आज शिक्षण के स्तर, शिक्षार्थियों के प्रकार और आधुनिक मूल्यांकन प्रणालियों के काफी दिलचस्प नोट्स हैं। जी। और हमारा मिशन ये समझना है कि सीखना वास्तव में कैसे काम करता है। आज हम सिर्फ पढ़ाने के तरीकों की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे एक साधारण सी कक्षा केवल जानकारी देने की जगह न रहकर इंसान के पूरे व्यक्तित्व को गढ़ने की एक प्रक्रिया बन जाती है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि जब हम शिक्षण या टीचिंग शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ही परंपरागत छवि उभरती है। हाँ, वो एक टीचर चौक लेके बोर्ड के सामने खड़ा है। राइट। एक व्यक्ति मंच पर खड़ा है और सामने बैठे लोगों को बस जानकारी दे रहा है। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया के मैकेनिज्म को गहराई से देखें, तो ये सिर्फ मंच से भाषण देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये असल में क्या है? देखिए, ये एक अत्यंत संगठित, उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है जो बस हो जाता है। शिक्षण वास्तव में शिक्षक, शिक्षार्थी और उस विषय वस्तु के बीच एक बहुत ही गहरी और मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया है, एक इंटरैक्शन है। एक मनोवैज्ञानिक इंटरैक्शन। बिल्कुल। इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ आपके दिमाग में कुछ डेटा डालना या आपको कोई नया कौशल सिखाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य व्यक्ति के सोचने के तरीके को बदलना, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना और नैतिकता का विकास करना है। वाओ! एक तरह से कहें तो ये इंसान के विकास की इंजीनियरिंग है। इंसान के विकास की इंजीनियरिंग। मुझे ये शब्द बहुत पसंद आया, क्योंकि अगर शिक्षण इतनी ही गहरी अंतःक्रिया है तो ये सवाल उठता है कि ये अंतःक्रिया किस गहराई तक जाती है। जी ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। हमारे आज के नोट्स इस पूरी प्रक्रिया को 3 बहुत ही स्पष्ट स्तरों में बांटते हैं। हाँ, वो 3 स्तर। स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल और सबसे ऊपर चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर मैं इसे एक विजुअल रूप में देखूं तो ये मुझे बिल्कुल एक घर बनाने की प्रक्रिया जैसा लगता है। घर बनाने की प्रक्रिया? अच्छा, मैं समझना चाहूंगी कि आप इन 3 मनोवैज्ञानिक स्तरों को घर के कंस्ट्रक्शन से कैसे जोड़ रहे हैं। देखिए, मैं इसे ऐसे देखता हूं। जो सबसे पहला स्तर है ना, स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल, वो घर बनाने के लिए ईंटें और सीमेंट इकट्ठा करने जैसा है। ओके। यह स्तर पूरी तरह से तथ्यों को रटने और याद करने पर आधारित है। जैसे इतिहास की कोई खास तारीख याद करना हो या गणित के किसी फॉर्मूले को रटना। हाँ, बचपन में पहाड़े याद करने जैसा। बिल्कुल। अब आजकल रटने को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। लोग कहते हैं कि अरे रट्टू तोता मत बनो। राइट, रटने को तो हमेशा नेगेटिव ही माना जाता है। हाँ, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि अगर आपके पास ईंटें ही नहीं होंगी तो आप घर की बुनियाद कैसे बनाएंगे? आपके दिमाग में कुछ बुनियादी डेटा तो होना ही चाहिए ना। एकदम सही। और इस स्तर पर पूरी तरह से शिक्षक का नियंत्रण होता है। वो जो देता है, छात्र बस वही लेता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि रटने की निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन कॉग्निटिव साइंस भी यही कहता है कि बिना बुनियादी डेटा पॉइंट्स के आप आगे की सोच विकसित कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि आपने कहा, सिर्फ ईंटों का ढेर कोई घर नहीं होता। और यहीं पर हमारा दूसरा स्तर आता है, बोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। हाँ, और ये वो जगह है जहां हम वास्तव में समझते हैं कि उन ईंटों को जोड़कर एक मजबूत दीवार कैसे बनानी है। राइट। बोध स्तर में हम सिर्फ तथ्यों को रटते नहीं हैं, हम उनके बीच के संबंध को समझना शुरू करते हैं। मतलब हम क्या से आगे बढ़कर क्यों और कैसे पर जाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है,
ये स्मृति स्तर है, लेकिन एक सेब नीचे ही क्यों गिरता है और ये ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, ये समझना बोध स्तर है। अच्छा, तो यहाँ शिक्षक सिर्फ भाषण नहीं दे रहा होता? नहीं, वो व्याख्या करता है, उदाहरण देता है, और सबसे बड़ी बात, इस स्तर पर छात्र केवल मूक दर्शक नहीं रहता, वो भी सवाल पूछकर प्रक्रिया में सक्रिय हो जाता है। और यहाँ से जो छलांग तीसरे स्तर पर लगती है ना, मुझे लगता है वो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे आकर्षक हिस्सा। बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। वो पावर डायनामिक वाला बदलाव। हाँ, सत्ता का स्थानांतरण। देखिए, स्मृति स्तर पर सारी शक्ति शिक्षक के पास थी। हाँ, बोध स्तर पर दोनों के बीच एक साझेदारी बन गई, लेकिन चिंतन स्तर पर आकर शिक्षक पीछे हट जाता है और पूरी शक्ति शिक्षार्थी यानी छात्र के हाथ में आ जाती है। तो ये तो उसी घर में रहने और उसमें आने वाली रोजमर्रा की समस्याओं को खुद सुलझाने जैसा हो गया। एकदम सही एनालॉजी है ये। चिंतन स्तर पर छात्र के सामने एक नई अनसुलझी समस्या रखी जाती है, जैसे कोई केस स्टडी हो, कोई जटिल रिसर्च प्रोजेक्ट हो या कोई डिबेट, जहां उन्हें खुद दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, यहाँ छात्र अपने उन पुराने रटे हुए तथ्यों और अपनी समझ का उपयोग करके एक बिल्कुल नया समाधान निकालता है। इस स्तर पर आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग और स्वतंत्र विचार पनपते हैं। तो टीचर का क्या रोल रह जाता है फिर? यहाँ शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक या एक फैसिलिटेटर रह जाता है। रटने से शुरू हुआ ये सफर जब स्वतंत्र रूप से सोचने और नई चीजों का आविष्कार करने पर पहुंचता है ना, तब हम कह सकते हैं कि शिक्षण वास्तव में सफल हुआ। वाह! लेकिन अगर चिंतन स्तर पर छात्र के हाथ में पावर है और उसे खुद ही समस्याओं को सुलझाना है, तो हमें ये भी तो देखना होगा कि वो छात्र वास्तव में है कौन? बिल्कुल, शिक्षार्थी को समझना सबसे जरूरी है। क्योंकि हर इंसान का दिमाग एक जैसा तो काम नहीं करता। और यही मुझे नोट्स पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। कैसा कंफ्यूजन? देखिए, जब हम शिक्षार्थियों की बात करते हैं तो अक्सर उन्हें दो श्रेणियों में रखा जाता है। किशोर शिक्षार्थी मतलब एडोलेसेंट लर्नर, और वयस्क शिक्षार्थी मतलब एडल्ट लर्नर। जी, पहले तो मुझे लगा कि क्या वयस्क लोग सिर्फ बड़े आकार के किशोर नहीं होते? मेरा मतलब है, हम सब इंसानी तो हैं, हमारा दिमाग एक ही तरीके से तो नई जानकारी प्रोसेस करता होगा। हाँ, वो मैंने बाद में समझा। एक 15 साल के किशोर का दिमाग और एक 35 साल के वयस्क का दिमाग बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करता है। हाँ, और जब मैंने इस विषय की गहराई में जाके देखा तो मुझे भी यही एहसास हुआ कि किशोर या एडोलेसेंट शिक्षार्थी एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल, उनके हार्मोन्स और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। राइट। जैविक रूप से उनके मस्तिष्क का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अभी भी विकसित हो रहा होता है। वे पहली बार अमूर्त सोच या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर होते हैं। एकदम सही, उन पे अपने मित्र समूह यानी पीयर ग्रुप का इतना भारी प्रभाव होता है कि उनकी पूरी सीखने की प्रक्रिया उनकी सामाजिक पहचान से जुड़ जाती है। हाँ, उन्हें कूल भी तो दिखना होता है। बिल्कुल, वे कक्षा में क्या बोल रहे हैं इस बात से ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता होती है कि बोलते समय उनके दोस्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो किशोरों के लिए दुनिया में अपनी जगह खोजना और अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। राइट। लेकिन जब हम किसी वयस्क शिक्षार्थी मतलब अडल्ट लर्नर की बात करते हैं तो उनके सीखने का मैकेनिज्म पूरी तरह पलट जाता है। वयस्कों का दिमाग कोई खाली स्लेट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उनके पास 20, 30 या 40 साल के जीवन का, नौकरियों का और रिश्तों का अनुभव होता है। यानी अगर आप मुझे आज कोई नया कॉन्सेप्ट सिखा रही हैं तो मेरा दिमाग तुरंत उसे मेरे पिछले अनुभवों से जोड़कर देखने की कोशिश करेगा। सटीक रूप से। मनोविज्ञान में सीखने की इस प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग? हाँ, वयस्क तब तक कोई नई बात आसानी से नहीं सीखते जब तक कि वो उनके किसी पुराने अनुभव से न जुड़ जाए। और एक और बड़ा अंतर यह है कि वयस्कों के पास समय की भारी कमी होती है। हाँ, ऑफिस है, परिवार है। एग्जैक्टली, उनके जीवन में लक्ष्य बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर एक 35 साल का व्यक्ति किसी क्लास में बैठा है तो उस पर नौकरी का दबाव है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। वो टाइम पास नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं लेना चाहता। उसका दिमाग लगातार ये सवाल पूछता है कि क्या ये जानकारी कल मेरे ऑफिस में मेरे काम आएगी, या क्या इससे मेरे कोई वास्तविक समस्या हल होगी। तो वयस्कों के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही काम आती है। हाँ, समस्या समाधान वाली अप्रोच। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक ही तरीका सब पर काम करेगा या वन साइज फिट्स ऑल, ये एजुकेशन की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल, और ये केवल उम्र की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है। मतलब हर व्यक्ति अलग है। हाँ, एक ही उम्र के दो छात्रों की बुद्धि का स्तर, उनका IQ
उनकी भावनात्मक समझ या EQ, उनकी रुचियां और किसी विशेष विषय के प्रति उनका रुझान बिल्कुल अलग हो सकता है। राइट। एक सफल शिक्षण प्रक्रिया की सबसे पहली शर्त यही है कि शिक्षक अपने सामने बैठे शिक्षार्थी की इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझें। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हमने शिक्षार्थी के दिमाग को समझ भी लिया तो क्या सिर्फ इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगला कदम है उस शिक्षार्थी तक सही तरीके और सही माहौल में पहुंचना। और जब मैं इसके पूरे इकोसिस्टम को देखती हूँ ना, तो ये मुझे एक चेन रिएक्शन या श्रृंखला प्रतिक्रिया जैसा लगता है। एक चेन रिएक्शन? हाँ, जहाँ एक भी कड़ी टूटी तो पूरा का पूरा सिस्टम धराशायी हो जाएगा। आप इस चेन रिएक्शन को कैसे परिभाषित करेंगे? मतलब इसके कौन से हिस्से सबसे नाजुक हैं आपकी नजर में? देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की एक पूरी लंबी लाइन है। मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षक है, उसका विषय पर ज्ञान अद्भुत है और उसका कम्युनिकेशन स्किल भी कमाल का है जी। लेकिन अगर सामने बैठे विद्यार्थी में पूर्व ज्ञान ही नहीं है या उसमें सीखने की प्रेरणा मतलब मोटिवेशन ही शून्य है, तो वो बेहतरीन लेक्चर भी दीवार से टकराकर वापस आ जाएगा। सही बात है। छात्र का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। अब चलिए मान लेते हैं कि शिक्षक महान है और विद्यार्थी भी पूरी तरह प्रेरित है। ओके। लेकिन अगर कक्षा का बुनियादी ढांचा ही खराब है, मतलब वहां इतनी गर्मी है कि बैठा नहीं जा रहा है या बाहर से बहुत शोर आ रहा है, तो भी वो शिक्षण विफल हो जाएगा। ये बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। वातावरण का भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और बात सिर्फ कमरे या एसी की नहीं है। सबसे बड़ी कड़ी है संस्था या मैनेजमेंट। हाँ, कॉलेज या स्कूल का मैनेजमेंट। राइट। अगर किसी संस्थान की नीतियां इतनी कठोर और दमनकारी हैं कि वहां हमेशा एक डर का माहौल बना रहता है, तो अनुशासन के नाम पर छात्र कभी सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं करेगा। बिल्कुल, वो डर के मारे चुप रहेगा। यानी अगर नीतियां खराब हैं, तो एक अच्छा शिक्षक और एक होनहार छात्र भी उस सिस्टम में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कड़ी टूटी और सीखने की पूरी चेन रिएक्शन रुक गई। ये विश्लेषण इस बात को साबित करता है कि शिक्षण किसी शून्य में या वैक्यूम में नहीं होता। ये एक पूरे इकोसिस्टम का परिणाम है। बिल्कुल। और इसी इकोसिस्टम के आधार पर यह तय होता है कि पढ़ाने के कौन से तरीके अपनाए जाएंगे। अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से हम टीचर सेंटर्ड यानी शिक्षक केंद्रित तरीकों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहे हैं। वही पारंपरिक लेक्चर मेथड, जहां टीचर लगातार बोल रहा है और छात्र बस सुन रहा है। हाँ, बिल्कुल वही। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें विद्यार्थी केवल एक निष्क्रिय श्रोता या पैसिव लर्नर बनकर रह जाता है। वो बस नोट्स उतारता रहता है। राइट। उसका दिमाग जानकारी को ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन उसे प्रोसेस नहीं कर रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पूरी दुनिया तेजी से लर्नर सेंटर्ड यानी शिक्षार्थी केंद्रित विधियों की ओर बढ़ रही है। यानी जहां एक्टिव लर्निंग होती है, जहां छात्र खुद उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। बिल्कुल। इसमें ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रोजेक्ट आधारित तरीके शामिल हैं। हाँ। जब हम टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की ओर बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि क्लासरूम का पूरा माहौल ही बदल जाता है। छात्र सिर्फ जानकारी ले नहीं रहा है, वो सवाल भी कर रहा है। एग्जैक्टली। वो उस पर सवाल उठा रहा है, उसे दूसरों के साथ डिस्कस कर रहा है और अपना ज्ञान खुद गढ़ रहा है। ये एक तरफा भाषण से हटकर एक द्विपक्षीय और डायनामिक सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है। और इसका असर दिमाग पर भी तो पड़ता होगा। बहुत गहरा। इससे दिमाग में वो न्यूरल पाथवे बनते हैं जो जानकारी को लंबे समय तक याद रखते हैं। और अगर हम आज के समय की बात करें ना, तो ये डायनामिज्म या गतिशीलता आधुनिक तकनीक के आने से एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई है। ये तो है, तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। मतलब तकनीक ने सिर्फ कक्षा की दीवारों को नहीं तोड़ा है, उसने शिक्षा के पूरे स्वरूप को ही बदल दिया है। हमारे पास अब ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस और ऑनलाइन शिक्षा का एक मिला जुला रूप है। देखिए, ऑफलाइन शिक्षा का अपना एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक फायदा तो है। वो कैसे? वहां आपको चेहरे के हाव भाव देखने को मिलते हैं, तुरंत फीडबैक मिलता है और एक इंसानी जुड़ाव होता है जो बहुत जरूरी है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। हाँ। इसने शिक्षा को समय और स्थान की कैद से पूरी तरह आजाद कर दिया है। बिल्कुल। आज हम सेल्फ पेस लर्निंग के दौर में हैं। मतलब अगर मुझे रात के 2 बजे कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं उठकर समझ सकता हूँ। मुझे किसी क्लासरूम के खुलने का इंतजार नहीं करना है। सही बात है। आज हमारे पास मूक्स हैं, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सोचिए,
एक समय था जब हार्वर्ड या MIT के किसी प्रोफेसर का लेक्चर सुनना एक आम इंसान के लिए लगभग असंभव था। हाँ, सिर्फ कुछ लकी लोग ही वहां जा पाते थे। और आज मूक्स के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति उन लेक्चर्स को बिल्कुल मुफ्त में देख सकता है। भारत में भी सरकार ने स्वयं या SWAYM जैसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो ठीक यही काम कर रहा है। और इसके पीछे जो तकनीक काम कर रही है ना, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। पहले शिक्षण में सहायता के लिए क्या होता था? सिर्फ एक चौक, ब्लैक बोर्ड और कुछ किताबें, और कभी-कभी वो ग्लोब। हाँ, ग्लोब। फिर धीरे धीरे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लासरूम तक पहुंचे। लेकिन आज हम पूरी तरह से ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझें तो LMS एक डिजिटल स्कूल की इमारत की तरह ही तो है। डिजिटल इमारत, हाँ, कह सकते हैं। जहां आपके असाइनमेंट रखे हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप अपने टीचर से चैट कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ बस एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर। बिल्कुल। लेकिन देखिए, तकनीक ने पढ़ाने का तरीका तो बदल ही दिया है, पर मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा असर इस बात पे पड़ा है कि हम सीखने का मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। मूल्यांकन किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे निर्णायक और सच कहूं तो अक्सर सबसे तनावपूर्ण हिस्सा होता है। हाँ, एग्जाम्स का डर। राइट। आप पढ़ा तो कुछ भी दें, लेकिन अंततः आपको ये मापना ही होता है कि छात्र ने वास्तव में क्या सीखा है। और इसी मूल्यांकन को लेकर हमारे नोट्स में 2 बहुत ही भारी शब्द दिए गए हैं, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव मूल्यांकन। जी। जब मैं इन दोनों के बीच का अंतर समझने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही मजेदार और सटीक लॉजिक समझ आया। अच्छा, क्या लॉजिक था वो? तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को रसोई में खाना पकाने की तरह देखें। ओके, खाना पकाना। हाँ, तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन बिल्कुल वैसा है जैसे सूप को पकाते समय शेफ बीच बीच में उसे थोड़ा सा चखता है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत दिलचस्प है। लेकिन सूप को बीच में चखने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि अगर सूप में नमक कम है या मसाले बहुत तीखे हो गए हैं तो उसे उसी समय सुधारा जा सके। मेक सेंस। फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी बिल्कुल यही है। ये पढ़ाई की प्रक्रिया के दौरान लगातार होता रहता है, जैसे क्लास में अचानक से कोई छोटा सा सरप्राइज क्विज लेना या टीचर का घूम घूम कर बच्चों के नोट्स चेक करना। राइट। इसका मकसद किसी को फेल करना या ग्रेड देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये पहचानना है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है ताकि उसे समय रहते सुधारा जा सके। मतलब ये सुधार के लिए होता है। बहुत खूब। और सम्मेटिव मूल्यांकन क्या है फिर? सम्मेटिव या अंतिम मूल्यांकन वो है जब सूप पूरी तरह से पक चुका है, उसे एक सुंदर से बोल में निकाला गया है और अब वो डाइनिंग टेबल पर मेहमानों को परोस दिया गया है। मतलब अब आप उसमें न तो नमक डाल सकते हैं और ना ही उसे वापस गैस पर रख सकते हैं। एकदम सही। अब सिर्फ इस बात पर फैसला होगा कि सूप कैसा बना है, अच्छा या बुरा। समेटिव असेसमेंट किसी भी कोर्स के अंत में होने वाला वो फाइनल एग्जाम है जो ये तय करता है कि आपको क्या ग्रेड मिलेगा। हाँ, फाइनल रिजल्ट। प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ परिणाम या जजमेंट का समय है। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। और देखिए, तकनीक ने इन दोनों ही तरह के मूल्यांकनों को बहुत बदल दिया है। हाँ, काफी बदल गया है सब। अगर हम आज की शिक्षा प्रणाली को देखें तो CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। CBCS ने कैसे? पहले क्या होता था, आपको एक तय सिलेबस दे दिया जाता था कि बस आपको यही 5 विषय पढ़ने हैं। लेकिन CBCS ने छात्रों को ये चुनने की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दी है कि वे अपने मुख्य विषय के साथ साथ अपनी पसंद के दूसरे कोर्स भी चुन सकते हैं। मतलब एक फिजिक्स का छात्र अगर चाहे तो वो संगीत का या हिस्ट्री का एक कोर्स ले सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सिर्फ विषय चुनने की आजादी नहीं है, मूल्यांकन में भी बहुत पारदर्शिता आ गई है। बिल्कुल, खास तौर पर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के आने से। हाँ, CBT ने तो बहुत बड़ा बदलाव लाया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या इंसान हमेशा निष्पक्ष हो सकता है? कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं ने उस मानवीय पूर्वाग्रह या ह्यूमन बायस को पूरी तरह खत्म कर दिया है जो कभी-कभी कॉपी चेक करने वाले टीचर में हो सकता है। हाँ, टीचर का मूड खराब हो तो मार्क्स कट जाते थे। एग्जैक्टली। लेकिन CBT पारदर्शी है, तेज है और सबसे बड़ी बात, ये शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के प्रदर्शन का तुरंत और सटीक डेटा देता है जिससे वे खुद का बेहतर आकलन कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हमें इस बात की एक बहुत ही समग्र और स्पष्ट तस्वीर दिखाती है कि शिक्षण वास्तव में क्या है। जी।
देखिए, भले ही आप पेशे से एक शिक्षक न हो, लेकिन आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। चाहे वो ऑफिस में कोई नई स्किल सीखना हो, कोई नई भाषा सीखना हो या फिर गिटार बजाना सीखना हो। बिल्कुल, सीखना कभी बंद नहीं होता। और अगर आप सीखने की प्रक्रिया में सिर्फ स्मृति स्तर यानी चीजों को रटने तक ही सीमित रह जाएंगे, तो आप कभी भी उस स्किल में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। सही कहा। असली महारत तो तब आती है जब आप चिंतन स्तर पर जाकर उस जानकारी से नई समस्याओं को खुद सुलझाते हैं। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। शिक्षण और सीखना दोनों ही केवल डेटा का आदान प्रदान नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान के सोचने के नजरिए को, उसके चरित्र को और दुनिया को देखने के उसके चश्मे को बदल देती है। एक सफल शिक्षक वो नहीं है जो विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया की तरह सारी जानकारी बस उगल दे। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो है जो ये समझे कि उसके सामने बैठे हर छात्र का दिमाग अलग है, जो ये जानता हो कि कब उसे छात्र का हाथ पकड़कर उसे बुनियादी बातें रटवानी है और कब उसे खुला छोड़ देना है ताकि वो खुद सोच सके। और जो लगातार अपने शिक्षार्थियों को एक ऐसा सुरक्षित माहौल दे सके जहां वे बिना किसी डर के गलतियां कर सकें। हाँ, गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। और उन गलतियों से सीख सकें। क्योंकि अंततः शिक्षा का असली उद्देश्य ऐसे लोगों का निर्माण करना है जो न केवल कुशल हों बल्कि स्वतंत्र रूप से सोचने वाले और एक अच्छे नैतिक इंसान भी हों। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस पूरी बातचीत ने, और खास तौर पर वो तकनीक वाले हिस्से ने, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ दिया है। अच्छा, कैसा विचार? हमने देखा कि कैसे शिक्षण रटने से शुरू होकर चिंतन के उच्चतम स्तर तक जाता है। और हमने ये भी देखा कि आज एमओएस, एआई और एलएमएस जैसे सिस्टम्स आ गए हैं जहां सब कुछ सेल्फ पेस्ड है और पूरी तरह से छात्र के नियंत्रण में है। हाँ, तकनीक तो हावी हो ही रही है। तो जरा एक पल के लिए भविष्य की कल्पना कीजिए। कैसी कल्पना? यदि हम तेजी से एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां दुनिया का सारा ज्ञान, सारे तथ्य और हर कॉन्सेप्ट इंटरनेट पर मुफ्त और असीमित रूप से उपलब्ध है, जो कि काफी हद तक हो भी चुका है। राइट। जहां एआई आपको हर सवाल का जवाब दे सकता है और मशीनें ही आपका सबसे सटीक मूल्यांकन कर सकती हैं, तो क्या उस भविष्य में एक इंसान शिक्षक की भूमिका पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या वो दिन दूर है जब एक शिक्षक का काम जानकारी देना या विषय पढ़ाना बिल्कुल नहीं रहेगा? क्या भविष्य का शिक्षक सिर्फ एक भावनात्मक और नैतिक मार्गदर्शक बनकर रह जाएगा? एक गाइड की तरह। हाँ, जिसका काम सिर्फ इतना होगा कि वो डेटा और मशीनों से घिरे हुए छात्रों को ये सिखाए कि एक अच्छा, सहानुभूति रखने वाला इंसान कैसे बना जाता है। तकनीक ज्ञान तो दे देगी, लेकिन क्या वो विवेक दे पाएगी? ये वास्तव में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और शायद हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे।